हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक जो है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ, 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ, 27.7% भूभाग पर पठार तथा 43.2% भूभाग पर विस्तृत मैदान, मतलब मैदान का विस्तार है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के ऊपर उठने के कारण माना जाता है, जबकि आधुनिक भूगोलविदों का मानना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी के कारण हुआ। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 प्रमुख समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, शिवालिक जिसको कहते हैं। ट्रांस हिमालय, हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 या इसको गाडविन आस्टिन भी कहते हैं, गाडविन आस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? K2 या गाडविन आस्टिन कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र, सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। अब बृहद हिमालय देख लेते हैं। बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी है। बृहद हिमालय या हिमाद्री क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में स्थित है। धातव्य है कि नेपाल एवं चीन ने आधिकारिक रूप से माउंट एवरेस्ट की नवीनतम ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। कंचनजंगा 8,598 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट व नामचा बरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। आगे देख लेते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नागटिबा श्रेणियां हैं। फिर से देख लेते हैं। लघु हिमालय, मध्य हिमालय अर्थात हिमाचल श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नागटिबा श्रेणियां हैं। पीर पंजाल कश्मीर लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। पीर पंजाल क्या है? लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य
बृहद बृहद व लघु हिमालय के मध्य लाहुल स्फीति, कश्मीर घाटी, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। लघु हिमालय में आल्पाइन चारागाह लघु हिमालय में कौन से चारागाह मिलते हैं? आल्पाइन चारागाह स्थित हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय को क्या कहते हैं? शिवालिक या निम्न हिमालय कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, यानी बाह्य हिमालय हिमालय का नवीनतम भाग है। लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अनेक घाटियां हैं। पश्चिम में इन घाटियों को दून तथा पूर्व में दुआर कहते हैं। पश्चिम में इन घाटियों को क्या कहते हैं? दून कहते हैं तथा पूर्व में दुआर कहते हैं। जैसे देहरादून। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। तराई दलदली और वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं। तराई किसको कहते हैं? दलदली और वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं। देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाग और विस्तार और लंबाई। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है, 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुमायूं हिमालय सतलज व काली नदियों के मध्य है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल हिमालय काली व एवं तिस्ता नदियों के मध्य है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। असम हिमालय तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है, 720 इसकी लंबाई है, 720 किलोमीटर की लंबाई है। प्रायद्वीपीय पठार देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख रूप से दो भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली की पहाड़ी कहाँ कहाँ फैली है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली की पहाड़ी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली भारत के साथ साथ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली भारत के साथ साथ विश्व की भी प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर है। गुरु शिखर अरावली के माउंट आबू पर स्थित है। बनारस नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है। बनारस नदी किससे निकलती है? अरावली के पूर्वी भाग से। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चंबल और बेतवा नदी मालवा पठार से निकलती हैं। चंबल और बेतवा दो नदियां हैं जो मालवा पठार से निकलती हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वतमाला अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्यमाला पर्वत अलग करती है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। मैकाल पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है। मैकाल पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ का क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। जो किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है।
ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है। ताप्ती नदी का किससे निकलती है? सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री को दो भागों उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। कौन सी रेखा है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः यानी उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है? कालसूबाई। कालसूबाई 1646 मीटर, ठीक है। तथा दक्षिणी सह्याद्री का जो है सबसे ऊंचा शिखर क्या है? कुद्रेमुख। ये पूछा जाता है कुद्रेमुख कितना है? 1892 मीटर। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ है? फिर से देख लेते हैं। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। ये पूछा जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। क्वेश्चन आता है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। फिर से देख लेते हैं। बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ के पठार के पश्चिम भाग में बाबू बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। फिर से देख लेते हैं। धारवाड़ के पठार के पश्चिम भाग में बाबू बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैली है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ कहाँ फैली है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा पूछा जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा। कौन सी है? दोद्दा बेटा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। दोद्दा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोद्दा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 95 मीटर यानी 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। भावर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश तथा तराई प्रदेश।
भाबर प्रदेश, शिवालिक की तलहटी में सिंधु पश्चिम में से तिस्ता नदी पूरब में तक फैला हुआ है। यानी भाबर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला है? शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। भाबर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों बजरी की अधिकता पाई जाती है। भाबर प्रदेश में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियां यहाँ विलीन हो जाती हैं, यानी नदियां यहाँ से विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। आगे देखते हैं बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश में क्या है? बांगर मैदानी भागों का उच्च भाग है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। बांगर मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिनमें कंकड़ और रेत की अधिकता होती है। यानी बांगर मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और इनमें कंकड़ और रेत की अधिकता होती है। बांगर को स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। किसको? बांगर को। आगे देख लेते हैं खादर। खादर प्रदेश क्या होते हैं? खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हैं। खादर प्रदेश में नदियों के बाढ़ द्वारा हर वर्ष नवीन मिट्टी लाई जाती है। खादर प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां खादर प्रदेश डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां क्या करती हैं? खादर प्रदेश डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी खादर का निर्माण कौन करेगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। आइए देख लेते हैं तराई प्रदेश। तराई प्रदेश की आर्द्रता अधिक होती है, अत्यधिक होती है, जिसके कारण प्रायः तराई मैदान दलदली क्षेत्र होते हैं। भावर प्रदेशों की विलुप्त नदियां तराई प्रदेश में पुनः सतह पर आ जाती हैं, मतलब फिर से दिखाई देने लगती हैं। तराई प्रदेशों में घने वन होते हैं। तराई प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। तराई प्रदेशों में घने वन होते हैं, पहली। दूसरी बात, तराई प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार पाया जाता है क्योंकि ये दलदली होती हैं, यहाँ नमी ज़्यादा होती है। देखते हैं द्वीपीय भाग। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। सैडल पीक नामक स्थान है। सैडल पीक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो सैडल पीक क्या है? एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक है। पूछा जाता है सैडल पीक किसकी चोटी है सबसे ऊंची? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन यानी बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का, 36। लक्षद्वीप के मात्र 10 द्वीपों पर ही मानव की आबादी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्राथ द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्राथ द्वीप है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। भारत में नारकोंडा तथा बैरन नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। नारकोंडा तथा बैरन नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। नारकोंडा कौन सा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और नारकोंडा कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है।
8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करेगा? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान निकोबार, अंडमान और रुकिए फिर से सुन लेते हैं। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। आगे देख लेते हैं। समुद्र तटीय मैदान। भारत के पूर्वी समुद्री तटों को कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय क्षेत्र कोरमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय क्षेत्र उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तटों को कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। पारादीप ओडिशा, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई वियो चिदम्बरनार यानी तूतीकोरिन एवं कामराजार एन्नौर तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित लैगून है। दीनदयाल गांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मुर्मगांव गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोचीन केरल, नहावाशेवा महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी तट के स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। आगे देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों को गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक के तटीय क्षेत्र को कनारा तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तट के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। पूछा जाता है कौन सा, कहाँ से कहाँ तक के तट को क्या कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों को गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र, गुजरात से गोवा तट के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तटीय क्षेत्र को कनारा कहा जाता है और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। आगे देख लें। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को स्थानीय भाषा में कनारा कहते हैं। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को स्थानीय भाषा में कनारा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स, ये बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। भाबर, बांगर तथा खादर क्या है? ये जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।